वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक जो कि फार्माकोलॉजी का थर्ड लेक्चर है तो उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके आप इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो देख सकते हैं। इसके आज के लेक्चर में हम ये दो ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास रिमेनिंग थे इसको हम कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि डिस्कस वेरियस मैकेनिज्म थ्रू विच ड्रग एक्सर्ट देयर एक्शन, कि जब हम मेडिसिन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं और वो हमारे बॉडी में किस तरीके के साथ अपना काम परफॉर्म करते हैं, तो उसके जो मैकेनिज्म है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। और सेकंड हमारे पास है थेराप्यूटिक इंडेक्स के। हमारे पास थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, ड्रग्स की वो कौन सी क्वांटिटी होगी जो जिसकी वजह से वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। लीथल डोज फिर आ जाते हैं, इफेक्टिव डोज आ जाता है, एफिकेसी, ये चीजें आ जाती हैं। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसके साथ इस लेक्चर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको भी हम मेंशन करेंगे। अब हमारे पास है प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ इज टाइम टेकन फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग टू बी रिड्यूस टू हाफ इट्स वैल्यू, कि जब हमारे पास हम मेडिसिन लेते हैं वो हमारे प्लाज्मा में इंटर हो जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा में। तो ब्लड प्लाज्मा में मेडिसिन जो आपके पास टाइम लेता है उस वक्त तक जब उसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में हाफ हो जाए तो उस टाइम को कहते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। और प्लाज्मा हाफ लाइफ क्यों जरूरी होता है ये आने वाले स्लाइड में मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपने 2 बजे मेडिसिन आईवी ले ली, वो आपके ब्लड में इंटर हो गई, तब उसकी कंसंट्रेशन 40 mg थी, सही है। उसके बाद 1 घंटे के बाद उसकी कंसंट्रेशन 20 हो गई, तो अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसकी हाफ हो गई। तो इस टाइम को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाफ लाइफ। तो इस मेडिसिन का हाफ लाइफ हमारे पास क्या हो गया, 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे के बाद उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेडिसिन की हाफ हो जाती है। इसके बाद मिनिमम डोज। मिनिमम डोज क्या होता है, किसी भी मेडिसिन का मिनिमम डोज क्या होगा, मिनिमम डोज स्मॉलेस्ट डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। किसी भी ड्रग का वो डोज जो सबसे कम हो लेकिन उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट हो। थेराप्यूटिक इफेक्ट किसे कहते हैं, मतलब आप जो है कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो किस लिए, कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है उसको सही करे। तो जब आप कोई भी चीज इस तरह यूज करते हैं जिससे हेल्थ को फायदा होता है, बेनिफिशियल होते हैं, तो वो थेराप्यूटिक में आ जाते हैं। तो किसी भी मेडिसिन का वो क्वांटिटी जो उसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट, डिजायर थेराप्यूटिक इफेक्ट को शो करे, उसको कहते हैं मिनिमम डोज। क्या मतलब, इसका मिसाल मैं आपको दूं। एडल्ट हमारे पास जो पेनाडॉल की एक टेबलेट आती है, सही है, तो ये इसका एक टेबलेट जो सिंपल पेनाडॉल होते हैं, तो ये एडल्ट के लिए एक दिन में 2 दफा हम इस्तेमाल करते हैं। तो सुबह एक टेबलेट आप लेते हो तो ये इसका मिनिमम डोज है, सही है। क्योंकि अगर आप हाफ या हाफ से कम टेबलेट लोगे, कोई एडल्ट होगा और हाफ से कम टेबलेट लेगा तो फिर वो अपना असर नहीं दिखाएगा, तो फिर वो मिनिमम डोज में नहीं आता। मिनिमम डोज क्वांटिटी भी कम होगी लेकिन ऐसी क्वांटिटी होगी कि वो अपने डिजायर इफेक्ट को शो भी करे। इसके बाद मैक्सिमम डोज। मैक्सिमम डोज इज द लार्जेस्ट डोज ऑफ द ड्रग दैट कैन बी सेफली गिवन टू पेशेंट विदाउट प्रोड्यूसिंग हार्मफुल इफेक्ट। इसके बाद मैक्सिमम डोज। मैक्सिमम डोज किसे, कि वो डोज का तो आपको पता होगा ना कि डोज क्वांटिटी को कहते हैं, कि हमारे पास जो मेडिसिन है वो डोज फॉर्म में होती है, 2 टेबलेट डोज है एट अ टाइम जो आप मेडिसिन देते हैं। तो मैक्सिमम डोज हमारे पास वो क्वांटिटी है मेडिसिन की कि जब आप वो किसी पेशेंट को देंगे तो वो उसके लिए सेफ होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अक्सर जो है एंटीबायोटिक यूज होते हैं। तो एंटीबायोटिक, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल कैलामॉक्स जो है वो 25 mg पर kg पर डोज हम देते हैं, लेकिन अगर बच्चे के इन्फेक्शन ज्यादा हैं तो फिर हम क्या 25 से 35 कर लेते हैं। अब 35 मैक्सिमम डोज हैं, सही है, 35 डोज मैक्सिमम है पर केजी जो हम देते हैं, और ये हमारे पास इसके नुकसान भी नहीं होंगे। तो डोज लार्जेस्ट होगी लेकिन ऐसी डोज नहीं होगी कि उससे नुकसान हो। ये स्लाइड जो है ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें ये डिफिनेशन लिखे हैं। इसके बाद टॉक्सिक डोज।
अक्सर हम कहते हैं कि ये ड्रग टॉक्सिसिटी काज की या मेडिसिन टॉक्सिसिटी इसको हुई है, तो वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि आप अगर इस तरह का डोज यूज करें, उतनी मिकदार आप यूज करें जिसकी वजह से अनडिजायरेबल इफेक्ट हो मैक्सिमम पेशेंट में, तो वो डोज क्या कहलाएगा? टॉक्सिक डोज कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई पर्सन एट अ टाइम 30 टैबलेट्स ले ले पेनाडोल की, तो ये हमारे पास फिर टॉक्सिक डोज में आ जाता है, इवन दो ये लिटल डोज में भी फिर आता है। तो टॉक्सिक डोज वो मिकदार किसी भी मेडिसिन की जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में क्या करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो वो हमारे पास फिर टॉक्सिक डोज कहलाता है। लिहाजा जब भी आप मेडिसिन किसी पेशेंट को देंगे तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि मिनिमम डोज कितना है, इसके बाद मैक्सिमम डोज हम कितना दे सकते हैं जो सेफ होगा पर्सन के लिए। अगर हम डोज को बढ़ाते हैं तो आया वो टॉक्सिसिटी तो काज नहीं करता। और इसके बाद लीथल डोज किसे कहते हैं कि इज द डोज ऑफ ड्रग विच कैन काज डेथ। लीथल डोज वो मिकदार किसी दवाई की जो किसी पेशेंट में डेथ को काज करे, तो इसको लीथल डोज कहते हैं। जिस तरह हमारे पास 30 या 30 प्लस टेबलेट अगर पेनाडोल की एक टाइम पे कोई ले ले तो ये इंतहाई ज्यादा नुकसान होता है, इससे किसी पेशेंट की जान भी जा सकती है। यहाँ पे लिया कि लीथल डोज ऑफ फिनोबार्बिटोन इज 6 to 10 ग्राम। फिनोबार्बिटोन हमारे पास मेडिसिन है जो कि आगे जाके इसी फार्माकोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे। तो वो क्या करते हैं हमारे पास, अगर उसकी मिकदार, ये एनेस्थीसिया वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, अगर उसकी मिकदार 6 से लेके 10 ग्राम तक कोई इस्तेमाल कर ले एट अ टाइम, तो इससे इस पर्सन की हमारे पास डेथ हो सकती है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए ये चीज़ें याद रख लें। यहाँ पे 2 ड्रग्स की हाफ लाइफ बताई गई है। तो ये जो रेड है इसकी हाफ लाइफ, ये देखो हाफ लाइफ इसकी 5 हार्स में आती है। इसकी हाफ लाइफ यहाँ पे देखिए 2 हार्स, मतलब 2 घंटों के बाद ये कंसंट्रेशन इसकी हाफ हो जाती है, 5 घंटों के बाद इस ड्रग बी की कंसंट्रेशन हाफ होगी। सही है। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूं कि आप लोग पढ़ेंगे कि हाफ लाइफ जो है वो आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाफ लाइफ हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट हेल्प टू नो अबाउट मेंटेनेंस ऑफ डोज, कि अगर किसी मेडिसिन की हाफ लाइफ कम है, वो इन सब बॉडी में जल्दी से ख़त्म हो जाती है, कंसंट्रेशन उसका हाफ हो जाता है, तो फिर आप मेंटेनेंस डोज उस पेशेंट को देंगे ताकि उस मेडिसिन की मिकदार उसके बॉडी में नॉर्मल रहे, एक ख़ास मिकदार तक रहे, ताकि उसकी बॉडी में वो मेडिसिन अपना काम कर सके। तो ये आपको मेंटेनेंस डोज के बारे में बताता है। सही है कि हमारे पास कुछ मेडिसिन टीडीएस होती हैं, दिन में 3 दफ़ा होती है, कुछ मेडिसिन 2 दफ़ा होती है। ये जो 3 दफ़ा होती है तो ये इसलिए होती हैं ताकि उसके बॉडी में मेंटेनेंस डोज रह सके। इसके बाद इट हेल्प टू फाइंड अ डिफेक्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और क्लियरेंस एक्सेट्रा। क्या करता है कि ये अगर किसी बॉडी में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन या मेडिसिन की मेटाबॉलिज्म या उसके एक्सक्रीशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपके पास जो नॉर्मल हाफ लाइफ होगा उससे ज़्यादा आएगा आपके पास हाफ लाइफ। तो तब ये आपको बताता है कि हाँ बॉडी में इस जगह पे ये प्रॉब्लम है। इट गिव्स एन आइडिया टू टाइम टू अटेन अ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। सही है, ये आपको ये आइडिया भी देता है कि देखो आपने जो मेडिसिन दी पेशेंट को दी है, तो वो मेडिसिन उसको के किस तरीके के साथ मिल रही है, मतलब वो एकदम से ख़त्म हो जाती है या कितने टाइम तक वो उसके बॉडी में रहती है। लिहाजा स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मतलब एक मेडिसिन आपने दे दी पेशेंट को, 5 घंटों के बाद वो हाफ हो गई, उसके बाद फिर आपने दे दी फिर, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, उसके बॉडी में उस मेडिसिन की कंसंट्रेशन को स्टेडी रख सकते हैं, स्ट्रेट रख सकते हैं कि जब वो हाफ होगा तब आप और देंगे, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हाफ होगा फिर देंगे, उसके बॉडी में एक खास मिकदार के साथ मेडिसिन रहेगी। और एट द एंड हिट हेल्प टू कैलकुलेटिंग द टोटल क्लियरेंस, और टोटल क्लियरेंस की कैलकुलेशन में भी ये आपको हेल्प देता है। मतलब कि इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेडिसिन मैं इस पेशेंट को दे रहा हूं तो ये मेडिसिन इसके बॉडी से किस टाइम पे फुल एग्जिट करेगी, फुल निकलेगी। सही है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है, हाफ लाइफ के इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है इनको। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग हाफ लाइफ पे कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, रीनल एक्सक्रीशन, लिवर मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन बाइंडिंग, ये चीज़ें हाफ लाइफ पे इफेक्ट करती हैं, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हाफ लाइफ से आपको ये भी पता चलता है कि ये मेडिसिन कितने टाइम में आपके बॉडी से बाहर जाएगी, एग्जिट करेगी, एक्सक्रीट होगी, तो इससे रीनल एक्सक्रीशन का भी पता चलता है। अगर एक मेडिसिन की हाफ लाइफ 2 हार्स है और वो 2 हार्स के अलावा भी
तो हाफ लाइफ जो है ये हमारे पास ये फैक्टर उसको इसलिए इफेक्ट करते हैं कि अगर आपके पास रीनल एक्सक्रीशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिन आपके बॉडी में रहेगी, उसका हाफ लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होती, या वो किसी प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है, मतलब हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रोटीन है तो उसके साथ अगर वो बाइंड कर लेती है तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम फिर ये होती है कि उसकी हाफ लाइफ फिर आपके पास इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो ये फैक्टर क्या है, ये हमारे पास हाफ लाइफ को इफेक्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, फार्माकोडायनामिक। तो फार्माकोडायनामिक इस लेक्चर के स्टार्ट में मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं कि फार्माकोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सही है कि जब हम कोई मेडिसिन ले लेते हैं तो वो मेडिसिन हमारे बॉडी के ऊपर जो असर करती है तो उसको कहते हैं फार्माकोडायनामिक। मतलब कि हमने पेनाडॉल टैबलेट ले ली या हम कोई पेन किलर डाइक्लोफेनिक सोडियम अगर हम ले लेते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, डाइक्लोफेनिक सोडियम पेन किलर है तो वो हमारे मस्कुलर पेन है, कहीं पे पेन है तो वो क्या हम ले लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में किस तरह एक्शन कर लेती है कि वो पेन रिलीफ हो जाता है, पेन खत्म हो जाता है। पेनाडॉल हम ले लेते हैं, वो क्या एक्शन करती है, वो किस तरह काम करती है कि हमारा बुखार जो है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये फार्माकोडायनामिक कहते हैं कि व्हाट ड्रग्स डू एंड हाउ दे डू, के ड्रग्स क्या काम करती हैं और किस तरह करती हैं, इसको कहते हैं फार्माकोडायनामिक। एक टर्म हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक का है। तो फार्माकोकाइनेटिक में हम ये पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी का ड्रग की तरफ क्या रिस्पांस होता है, हमारा जिस्म मेडिसिन के साथ क्या करता है। इसके बाद ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। बाय सच इंटरेक्शन ड्रग कैन ओनली मॉडिफाई द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम। ड्रग क्या करते हैं कि वो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लेकर आता है और इसके मुताबिक वो क्या करता है, हमें हमारे बॉडी में उसके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है जो मेडिसिन के अपने होते हैं। पेन किलर है तो पेन को रिलीव करेगा, एंटीपायरेटिक है तो फीवर को कम करेगा, एंटीबायोटिक है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन को खत्म करेगा। तो इस तरीके से वो हमारे पास क्या करता है, अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ड्रग्स में इंक्रीज और डिक्रीज दी सेक्रेशन, ये सेक्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो आगे जाके हम ये एक्सप्लेन करेंगे एक एक्सप्लेनेशन के साथ कि ड्रग किस तरह अपना काम करता है। तो ये देखो एक्शन ऑफ ड्रग्स हो गए। ड्रग्स के डिफरेंट एक्शन होते हैं, या तो ये हमारे बॉडी की किसी सिस्टम को स्टिमुलेट कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है, ये हमारे पास डिप्रेशन का काम भी करते हैं, किसी सिस्टम को ये कम कर लेते हैं, स्लो कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं कि वो अपना काम परफॉर्म न करे। जब हमारे पास कोई चीज एबनॉर्मल फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं हमारे बॉडी में तो फिर उसके लिए फिर हम इस तरह मेडिसिन लेते हैं कि वो उसकी डिप्रेशन करे मतलब उसकी वो एक्टिविटी को कम करे। इसके बाद इरिटेशन रिप्लेसमेंट भी हमारे पास करते हैं, इरिटेशन भी होती है, नेक्रोसिस वगैरह ये काज करते हैं। जो ये एक एक करके आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके हम अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आप इनके नेम याद रख लें कि ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं, बिकॉज ये एक्शन ऑफ ड्रग्स हैं। ड्रग्स जो आपके बॉडी में एक्शन परफॉर्म करते हैं ये हमारे पास एक्शन ऑफ ड्रग्स हैं। अब स्टिमुलेशन, तो ड्रग्स स्टिमुलेशन किस तरह होती है कि इट इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन स्टिमुलेट द हार्ट। एड्रेनलिन क्या करता है, हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है, सही है, उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, इनहांस करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया स्टिमुलेशन। इसके बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होते हैं कि डिप्रेशन इज डिक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सेल, फॉर एग्जांपल क्यूडीन डिप्रेस द हार्ट, सही है। तो वो मेडिसिन के जो हमारे बॉडी की एक्टिविटी को डिक्रीज करे, अगर किसी पर्सन को एरिथमिया है या उसके हार्ट की एक्टिविटी नॉर्मल से इंतहाई ज्यादा है किसी भी वजह से, तो फिर हम क्यूडीन दे देते हैं जो उसके हार्ट की एक्टिविटी को क्या करते हैं, टैकिकार्डिया अगर उसे है तो वो उसको नॉर्मल लेकर आता है। इसके बाद इरिटेशन, ड्रग्स इरिटेशन भी काज करते हैं कि दिस कैन अकर ऑन ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द बॉडी एंड मे रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन, कोरोजन एंड नेक्रोसिस ऑफ सेल। ये ड्रग्स जो हमारे पास होते हैं अक्सर हम कहते हैं कि ये ड्रग्स इरिटेटिंग है। तो वो इरिटेटिंग क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि अगर आप उसको नॉर्मल से ज्यादा मिकदार में या नॉर्मल मिकदार भी अगर तेजी के साथ किसी पेशेंट को दे देते हैं तो फिर इन्फ्लेमेशन काज करता है, उस जगह पे कोरोजन काज कर सकते हैं, नेक्रोसिस, वहां पे जो सेल है
उसकी नेक्रोसिस भी वो काज करता है। नेक्रोसिस हमारे पास क्या है, सेल डेथ को कहलाता है। तो ये इरिटेशन भी काज कर सकता है, जो कि एक एक्शन है ड्रग्स का। इसके बाद रिप्लेसमेंट किसे कहते हैं? ड्रग्स में बी यूज फॉर रिप्लेसमेंट व्हेन देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ नेचुरल सब्सटेंस लाइक हार्मोन, मेटाबोलाइट्स और न्यूट्रिएंट। फॉर एग्जांपल इंसुलिन इन डायबिटीज, आयरन इन एनीमिया, विटामिन सी इन स्कर्वे। डिफरेंट टाइप हमारे पास नॉर्मल सेलाइन है, प्लेडेक्स वगैरह हम लगाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास रिप्लेसमेंट ड्रग्स हैं। रिप्लेसमेंट ड्रग्स किसे कहते हैं? इंसुलिन डायबिटीज। शुगर के पेशेंट में इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज के साथ जो पेशेंट होते हैं तो उसमें इंसुलिन की कमी होती है, तो वो हम इंसुलिन बाहर से देते हैं उसको। तो ये इंसुलिन तो एक ड्रग है, तो ये क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जो उसके बॉडी में जो इंसुलिन नहीं थे तो ये उनकी जगह पे इंसुलिन काम करते हैं, तो इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट। इस तरह एनीमिया के पेशेंट में आयरन की कमी होती है, उसको हम आयरन देते हैं। इस तरह हमारे पास विटामिन सी डिफिशियंसी के साथ लोग होते हैं तो उसको हम विटामिन सी देते हैं। हमारे पास अगर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की कमी आ जाए तो उसको हम बाहर इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, नॉर्मल सेलेन हो गए, प्लेडेक्स वगैरह हो गए। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पास रिप्लेसमेंट इनका फंक्शन है। इसके बाद एंटी इन्फेक्टिव एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन। एंटी इन्फेक्टिव या साइटोटॉक्सिक एक्शन कौन से होते हैं कि ये सेल को मारता है, सेल की डेथ करता है। किस सेल की? बैक्टीरियल सेल की। आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ हो रही है तो आप मेडिसिन ले लेते हैं। जिस तरह हमारे पास एंटीबायोटिक है तो वो फिर क्या करते हैं, वो हमारे पास वो बैक्टीरिया वगैरह सेल की डेथ करा देता है, उसको खत्म कर देता है। इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। वो ड्रग्स, हमारे पास ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास वैक्सीन है, तो वैक्सीन क्या करते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करके उसको ताकतवर बना देते हैं, ताकि आपके जो जिस तरह हमारे पास आजकल कोविड वैक्सीन है, तो कोविड वैक्सीन क्या करता है, ये आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को वो एनर्जाइज्ड कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है, और फिर आप जो है कोविड के खिलाफ आप में कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सीरा लिखा है। सीरा क्या कहते हैं, सीरम एंटीबॉडीज को कहते हैं। ये भी हमारे पास इम्यून सिस्टम को मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं और हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से प्रिवेंट करते हैं हमें। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स किस तरह अपना काम करते हैं, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन कौन सा है। ड्रग्स में एक्ट बाय वन और मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में बी थ्रू रिसेप्टर, थ्रू एंजाइम्स एंड पंप, थ्रू आयन चैनल, by physical action, chemical interaction and by altering metabolic processes। तो ये हमारे पास क्या है कि ये तमाम वो एक्शन है जिसके थ्रू ड्रग अपना काम करते हैं, वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसको एक एक करके अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। थ्रू रिसेप्टर, ड्रग में इंटरएक्ट विद स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द बॉडी। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं जिसके अपने रिसेप्टर्स होते हैं, सही है, जिसके अपने रिसेप्टर होते हैं, तो वो जाके उस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं और वो अपना काम परफॉर्म करते हैं, सही है। इसके बाद थ्रू एंजाइम एंड पंप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी के जो एंजाइम होते हैं उनके साथ अटैच होके उनकी एक्टिविटी या तो कम करते हैं या उनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। मतलब कि हमारे पास इनका अटैचमेंट हमारे बॉडी के एंजाइम के साथ अटैचमेंट होना होता है और उसके बाद जो उसका अपना फंक्शन होता है वो परफॉर्म करते हैं। किस तरह? ड्रग्स में एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ वेरियस एंजाइम दस एल्टरिंग द एंजाइम। क्या करते हैं, मेडिएटेड रिएक्शन, मतलब कि जो एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन है उसको क्या करते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं। किस तरह कि वो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं अपना काम परफॉर्म करने से। जिस तरह हमारे पास कैप्टोप्रिल इनहिबिट करता है ए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE जो हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इस एंजाइम को कैप्टोप्रिल क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। जो हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है तो ये क्या करता है, ये बीपी को इंक्रीज करता है। अगर हमारे पास कोई पर्सन ऐसा है कि उसमें बीपी की प्रॉब्लम है, जो हमारे पास ACE जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का क्या हो, इसका काम नहीं होना चाहिए, ये इसकी एक्टिविटी या तो एबनॉर्मल होती है या हम चाहते हैं कि इसकी एक्टिविटी कम हो, तो फिर उसको हम कैप्टोप्रिल देते हैं, तो फिर वो AC इनहिबिटर है और उस पर्सन का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हमारे पास रहता है। ये
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये इसको एक्सप्लेनेशन के साथ इसके अपने लेक्चर हैं, वहां पे आप इसके पूरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वहां पे पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रग्स हमारे पास इस तरह भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो या तो पंप्स या हमारे पास एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, लेकिन वो इनहिबिशन हमारे बॉडी के लिए नॉर्मल और हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती हैं। इसके बाद थ्रू आयन चैनल, ड्रग में इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस स्पेसिफिक चैनल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो आयंस चैनल, चैनल किसे कहते हैं, चैनल ये हमारे पास इस तरह के चैनल, ये चैनल हो गया और आयन यहाँ से, तो ये क्या करते हैं, ये उस चैनल को ब्लॉक कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अगर किसी पर्सन के हार्ट में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी है, सही है, तो उसमें क्या करते हैं, उस पर फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम उसको देते हैं। इस तरह हमारे पास पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है, पोटाशियम, तो ये क्या करते हैं कि जब हमारे पास बॉडी में पोटाशियम ज़्यादा हो जाए या एबनॉर्मल पोटाशियम हो तो तब हम ये देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चैनल को बंद कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास पोटाशियम ब्लड में इंटर नहीं होता और ब्लड का पोटाशियम लेवल क्या होता है, नॉर्मल होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, फिजिकल एक्शन, द एक्शन ऑफ ड्रग कुड रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल एक्शन लाइक एब्जॉर्प्शन एक्टिवेटेड चारकोल इन पॉइजनिंग। जो हमारे पास फिजिकल एक्शन है, जिस तरह एब्जॉर्प्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म वगैरह हो गया, तो फिर क्या करते हैं, कुछ ड्रग इस तरह काम करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए हैं एक्टिवेटेड चारकोल का। अगर किसी पर्सन को कोई पॉइजनिंग हो जाए तो उसको हम फिर एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं, या कोई पर्सन पॉइजन ले ले तो फिर एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, उसके बॉडी में उस मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आपके पास वो पॉइजन एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फिर वो अपना काम नहीं कर सकते और फिर बच्चे इंसान की जान बच सकती है। तो कुछ मेडिसिन हमारे पास थ्रू फिजिकल एक्शन भी करते हैं, जिस तरह हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो गया। एमसीक्यूज इस तरह आएगा कि एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो पॉइजनिंग के खिलाफ यूज होता है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू, या वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कौन सा हमारे पास एक्शन है, ये इसका फिजिकल एक्शन है मेडिसिन का। इसके बाद केमिकल इंटरेक्शन भी होते हैं। केमिकल इंटरेक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास अगर किसी पर्सन को एसिडिटी है तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम एंटासिड देते हैं जो उसके गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है। इस तरह तो ये हमारे पास क्या है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास केमिकल रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस मिल जाते हैं और साल्ट और वाटर हमारे पास बनाते हैं। तो आपके स्टोमिक एसिडिटी को हम किस तरह किसी बेस अल्कली के थ्रू क्या कर लेते हैं, उसकी न्यूट्रलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास केमिकल इंटरेक्शन है। और इसके बाद altering metabolic process, drug like antimicrobial alter the metabolic pathway in microorganism resulting destruction of organism or फॉर एग्जाम्पल सल्फोनामाइड इंटरफेयर विद बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस। कुछ हमारे पास इस तरह मेडिसिन होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करते हैं, एल्टर करते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं एंटीमाइक्रोबियल, एंटीबायोटिक जो हम यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक वो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर लेते हैं। जब बैक्टीरिया की अपने बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो बैक्टीरिया का जो सेल्स होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। जिस तरह हमारे पास सल्फोनामाइड है, तो सल्फोनामाइड क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया फोलिक एसिड की सिंथेसिस को क्या कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। जब बैक्टीरिया के फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया सेल हमारे पास क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्शन है किसका, मेडिसिन का। तो ये हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक का सेकंड पार्ट है। ये रिसेप्टर और इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम थर्ड लेक्चर में हम एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि इसमें अभी एक्सप्लेन करना फिर वीडियो हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। तो वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का थर्ड पार्ट जो है वो भी पढ़ सकते हैं जिसमें हम रिमेनिंग पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे।